अब इस श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। हमारी ज्यादा हानि या अति हानि, जिसको अत्यार्तव बोलते या तो अति आर्तव बोलते हैं, यानी कि माहवारी ज्यादा आना। उसमें भी दो चीजें हैं जिसको हम तबक्का वाइज देखेंगे मित्रों। पहली है कि माहवारी जिन दिनों में आती है उन्हीं दिनों में आती है, मतलब निश्चित समय पर आती है। तारीख 28 से 32 दिनों के बीच आनी आती है, लेकिन वहां पर ज्यादा रहता है, मतलब ब्लीडिंग का जो प्रभाव है, उसका जत्था है, वो ज्यादा रहता है। अब ज्यादा का मतलब कैसे माना जाए? तो हर 2 घंटे में या 3 घंटे में आपको 1 या 2 पेड़ बदलने पड़े तो उसको हम ज्यादा मान लेते हैं, मतलब हैवी ब्लीडिंग जिसको कहते हैं। उसमें भी 2 तरह होते हैं, एक 3 दिन ही रहती है या 4 दिन रहती है, लेकिन ब्लीडिंग का फ्लो बहुत ही रहता है, जोरदार। और उसके साथ कुछ चिथड़े भी आते हैं, और इतना हैवी ब्लीडिंग होता आता है कि महिला थक जाती है। उस तरह की ब्लीडिंग का जत्था तो कम रहता है, लेकिन रहता है 7 दिन 8 दिन तक। ये दूसरा हुआ। और उसमें एक दूसरा पेटा विभाग भी जो पहले हम चर्चा करते थे, वो था असमय, मतलब बीच बीच में कभी आ जाता है, कभी लंबे दिन तक चलता है, कभी माहवारी 3 दिन तक नॉर्मल रहती है, फिर 5-7 दिनों के बाद अचानक ज्यादा आ जाती है, 15 दिनों में बार बार हो जाना। ये सभी अति आर्तव के अंदर ही लिया जाता है। मेनोरेजिया जिसको हम कहते हैं। तो ये होने का आधुनिक मत से अगर हम देखेंगे मित्रों, तो जो अंदर की गर्भाशय की अंतर त्वचा है, एंडोमेट्रोसिस है, उसमें ज्यादा सूजन होना, वो अंदर की त्वचा बहुत भद्दी हो जानी अथवा जाड़ी हो जानी, थक्केदार हो जानी, उसमें ये ज्यादा दिखाई दिया था उन महिलाओं में। और आयुर्वेद की दृष्टि से अगर देखें तो ये पित्त का, हाँ जी, पित्त का है। पित्तज व्याधि है, शुद्ध पित्तज व्याधि हम मान सकेंगे उसको। और उसके साथ अगर वह वात दोष भी प्रकोपित हुआ है, तो अत्याधिक अत्याधिक ब्लीडिंग के साथ साथ में कुछ दर्द भी रहता है, या कुछ कष्ट का सामना भी करना पड़ता है। पर ज्यादातर पित्ता अधिक जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो माता है, जो बहनें हैं, जिनके शरीर में पित्त ज्यादा है या तो पित्त विकृत हो गया हो, उनमें ये शिकायत ज्यादा देखने मिलती है। और वर्तमान युग जो है वो पूरा पित्तज है, पित्तज वातज युग है। इस समय में वातज पित्तज की व्याधियां ज्यादा दिखाई दे रही है, हालांकि कफज व्याधि कम हो दिखाई दे रही है। तो पित्तज की वजह से ये ब्लीडिंग ज्यादा होता है, हैवी ब्लीडिंग होता है। और कभी कभार तो ये बार बार चालू रहने से ऐसा होता है कि महिलाओं का एचबी यानी खून का जो प्रमाण है वो गिर जाता है, कम हो जाता है। और महिला शरीर से बिल्कुल पक्की पक्की आम की तरह फीकी नजर आती है, के केले की तरह। बीच में किसी का आवाज आ रहा है? हाँ, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ आ रही है, हाँ वैद जी आ रही है। हाँ जी। हाँ हाँ, जो तो महिला का शरीर जो है पक्के केले की तरह हो जाता है, फीका पड़ जाता है, हर दिन चेहरा चिस्तेज रहता है, कमर में दर्द रहता है, कोई काम करने का मन नहीं लगता है, पूरे दिन थका थका रहते हैं, सुबह बिस्तर से उठने का नाम ही नहीं लिया जाता। ऐसा होता है कि सुबह पूरी ही ना हो, ये रात खत्म ही ना हो, बस उस तरह उसको बिस्तर में पड़े रहने की इच्छा होती है। दिन भर में भी अगर एचबी उससे कम हो जाए तो सांस फूलने लगती है, थाक लगती है, पाँव की जो पिंडिया होती है उसमें क्रैम्प है, यानी कि ऐठन उठती है, जिसको हम गुजराती में बोलते हैं नस ऊपर नस चढ़ जाती है, ऐसे होने लगती है। तो ये सब
ये अत्यार्थों की वजह से हुआ है। अब उसमें होता क्या है कि आजकल ज्यादातर बहनें मुझे माफ करें, पर हमारे वहां गुजरात में तो पानी पकौड़ी की या कचौड़ी की जितनी लारियां होती है, या तो शादी बारात में अगर एक तरफ के खुमचे लगे होते हैं एक तरफ अलग, तो वहां सबसे ज्यादा भीड़ महिलाओं की और बच्चों की रहती है। ये हम सबने देखा है, आपने भी देखा होगा कि ज्यादातर के महिला और बच्चों को खटाई वाली चीजें ज्यादा पसंद आती है, जो आमतौर पर बड़े पुरुष वर्ग है उनको ये पसंद नहीं होता है। ज्यादातर हमने देखा है। ऐसी क्या चीज है कि जिसकी वजह से उनको वो पानी पूरी वाला खट्टा पानी या खट्टी चीजें या खट्टे वाले जो खोमचे लगे हैं वो ज्यादा पसंद आते हैं। तो उसका प्रधान कारण ये है कि जब शरीर में कैल्शियम और आयरन की कमी होती, खास करके कैल्शियम की कमी होती, छोटे बच्चे होते हैं, माताएं होती, बहनें होती उनके, तब कैल्शियम एब्जॉर्ब करने के लिए अपने आप खट्टी चीजें मांगता है, तो उनको खटाई की और अपने आप थोड़ा अपना मतलब भोजन का टेस्ट था खटाई की ओर बढ़ा रहता है, तो वो थोड़ी सी उसी तरफ उस प्रकार के टेस्ट, उस प्रकार के भोजन लेने के लिए ज्यादा लालची हो जाते हैं। हालांकि उनका मन ही मांगता है। जो छोटे बच्चे आप देखना खटाई वो भी खा सकते हैं। ये कैल्शियम और आयरन की कमी की वजह से होता है, और जैसे जैसे शरीर में खून की कमी आती है तो महिला और भी खट्टा चीज की इच्छा रखती है। जैसे जैसे खट्टा चीज खाती जाए, खटाई ज्यादा लिया जाए, तो इससे होता क्या है कि और भी पित्त अग्रेसिव होता है, पित्त और भी बढ़ता रहता है। हालांकि शुद्धतम खाटा रस जो है, बिल्कुल खट और मीठा रस, वो पित्त का शमन करता है, लेकिन बाजार में जो खट्टा रस मिलता है वो पित्त का प्रकोप करता है। तो बढ़ा हुआ पित्त रक्त के आशय में रहता है। बिना पित्त दूषित रक्त दूषित कभी नहीं होगा, ये शास्त्र का कथन है। बिना पित्त दूषित रक्त कभी दूषित नहीं होगा। पित्त जो है रक्त के आश्रित रहने वाला दोष है। तो जब भी शरीर में पित्त बढ़ेगा तो उसकी पहली असर रक्त पर आती है। ऐसे में हमने गर्मियों में भी देखा है, ज्यादातर जब गर्मियां होती है नंगे पांव बच्चे चलते हैं तो नक्सिर फूटने का प्रॉब्लम होता है। तो वो उसी की वजह से, जब पित्त बढ़ जाता है तो खून बिल्कुल पतला हो जाता है, खून में गर्मी बढ़ जाती है। यूनानी से कहो तो खून में एक प्रकार का उफान आ जाता है, और उसी समय में अगर महिला माहवारी में आती है तो वो स्वभावगत उसका खून का प्रभाव बढ़ जाता है, बहने का। तो इसका काफी सारा असर महिला जनन अंगों पर होता है। कमर दर्द हरमेश बना रहता है। अगर हमें इसे निदान पाना है, इसे मुक्ति पाना है, तो क्या करना चाहिए? साथ में एक भी बात है, अभी मैं दूसरी बात पे ध्यान दे रहा था कि फाइब्रॉइड होते हैं, यूट्रस फाइब्रॉइड में। आधुनिक विज्ञान ये मानता है कि यूट्रस फाइब्रॉइड में भी इस तरह का प्रॉब्लम दिखाई देता है कि जब जब गर्भाशय है, बच्चेदानी में कोई रसोली हो, तो रसोली की वजह से भी आधुनिक विज्ञान ने मानता है कि ये ब्लीडिंग का टेंडेंसी, यानी कि फ्लो बढ़ता है। इन सभी चीजों को आयुर्वेद ने अलग अलग नहीं बांटने की वजह से एक ही श्रेणी में रखा है, और उसको रखा गया अति आर्तव। तो इन अति आर्तवों से बचने से क्या उपाय करना चाहिए? तो सबसे पहला ये है कि हमें अपना खान पान पर बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आजकल का खान पान दिन प्रतिदिन, मैंने पहले भी कहा, पित्तज है, पित्त बढ़ता हुआ है। खट्टी चीजें ज्यादा बढ़ गई है, तीखी चीजें ज्यादा बढ़ रही है, और जितनी भी चीजें हम शादी बारात में खाते हैं तो उसमें एक और चीज मिलाई जाती है, और वो है खाने का सोडा। अभी हमारे गुजरात में तो खाने के सोडे के साथ कुछ हलवाई जो है, जो रसोई करने आते हैं,
वो कुछ धोने के कपड़े धोने के सोडा भी डालने लग गए, जैसे कि फाफड़ा है, और ये हमारे गुजराती का एक चीज है, घाटिया बनाते हैं और पकोड़े बनाते हैं जिसको हम भजिया भुजिया बोलते हैं। उन सभी में अभी एक नया ट्रेंड निकला है। कोई कोई तो टिनोपॉल डाल देता है जो कपड़ों को सफेद करने के लिए आते हैं। और आजी का मोटा है। इन सभी चीजों का इस्तेमाल से इन सभी चीजों रक्त में इतना पित्त का प्रकोप बढ़ाती है, बात मत पूछिए। हम जो खाने का सोडा तो ठीक है, पित्त का शमन करेगा, लेकिन जो कपड़े धोने का सोडा है, टिनोपॉल है, वो तो बहुत ही उष्ण होता है कॉस्टिक की वजह से, और वो पित्त को प्रकोपित करता है। तो ऐसी जो चीजें हैं, जो हमारे खान पान जो बिगड़ा है, उसकी सीधी असर हमारी सेहत पर होने लगी। दूसरा एक है, ज्यादातर महिलाएं और बहनें, हमारी पुरानी माँ बहन थी, वो सर पे एक पल्लू रखती थी, सर पे कपड़ा रखती थी। और शायद गुजरात में या कुछ प्रांतों में हमने देखा है कि पल्लू को दोहरे कपड़े से सिया जाता था, एक कपड़ा और उसके ऊपर दूसरा कपड़ा लिया जाता था। ऐसे नंगे सिर कोई महिला बाहर नहीं निकलती थी। आजकल ये फैशन हो चुका है। तो वो धूप में और गर्मी में जब हम नंगे सिर से निकलते हैं, तो वहां पर सूर्य की तेज किरणों से पित्त बढ़ने लगता है। ये मैं नहीं कहता हूँ कि आप साड़ी का पल्लू लगा लीजिए, पर या तो कैप पहननी चाहिए, या तो आपके पास कुछ कपड़ा एक्स्ट्रा है तो उसको ऊपर लगा दीजिए। तो वो गर्मियों की सीजन में आपको वहीं से बचाता रहेगा। दूसरा है नंगे पांव चलना गर्मियों में। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पहले क्या था, घर के आंगन में जब मिट्टी थी तो नंगे पांव हम घूम फिर सकते थे। आवाज कट गई वेद जी आपकी बिल्कुल। हेलो। हाँ अब ठीक है। आ रही है आवाज? हाँ अब आ रही है वेद जी। हाँ जी। तो अब उन फर्श, उन टाइल्स लगाई हुई है, उन पर कुछ पत्थर लगाए, वो पूरे गर्म हो जाते हैं। और वहीं पर कपड़ा रखने के लिए, बर्तन मांजने के लिए या छोटे बड़े काम करने के लिए महिलाएं खुले पग से वहीं पर अगर आती जाती है, तो वो चीज भी पित्त को बहुत प्रकोपित करता है। आयुर्वेद ने कहा नंगे पांव घूमना भी गर्मियों की सीजन में खास करके। और वैसे भी जिनके शरीर में पित्त है, समझ लीजिए, बहुत समझने वाली बात है, जिनके शरीर में पित्त का प्रकोप है, वो अगर 10 कदम भी उन गर्म फर्श पे रखकर चलेगी, आप समझ लेना तुरंत पित्त प्रकोप हो जाता है। जिनको इनका अनुभव हो देख लेना, तब जिनका यूरिन में जलन होने लगती है, मतलब पेशाब में जलन होने लगती है, सर चकराने लगता है, सर में दर्द होने लगता है, पित्त तुरंत ही प्रकोपित हो जाता है। तो ये सब चीजें हैं, उनसे निनांत मुक्ति लेनी चाहिए। भोजन में ज्यादातर के पित्त शामक पदार्थों का यूज करना चाहिए हमें। तो सबसे पहला पित्त शामक पदार्थ है, वो है खीर। दूध की बनाई हुई खीर, जिसको तस्मई बोलते हैं हम, वो परम पित्त शामक है। तो ऐसे लोगों को भोजन में पित्त शामक पदार्थों का स्थान देना चाहिए, गर्म चीजों को अवॉइड करनी चाहिए। पहले क्या क्या चीज छोड़ देनी, उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो एक तो है बाजरे का यूज। बाजरा बहुत गर्म होता है, तो ऐसी महिलाओं को बाजरा का यूज नहीं करना चाहिए। हम लोग उसमें बैगन बंद करवा देते हैं। दूसरा है हरी मिर्च। हरी मिर्च बहुत ही गर्म होती है, तासीर से उष्ण और रक्त प्रवत करती है, तो उसको भी नहीं देना चाहिए। गुड़, गुड़ भूलकर भी नहीं खाना चाहिए ऐसी महिलाओं को। तिल है, तिल और काले तिल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि दोनों ही आर्तव को प्रवाहित करती है, मतलब रक्त का प्रवाह को मेंसेस पीरियड में, या तो रक्त प्रवाह को मासिक स्राव में बढ़ाते हैं। तो तिल नहीं खाना चाहिए। एक हींग है, जो हम छौका में लगाते हैं, बघार में लगाते हैं,
वो भी आर्तव प्रभावित करने वाली चीज है, तो हींग नहीं खानी चाहिए। और चने, इन चीजों को इ- इस रोग से पीड़ित महिलाओं को और रुग्णाओं को त्याग देना चाहिए। जितने भी गर्म चीजें, गर्म मसाले हैं, उनका भी त्याग करें। सौंठ है, अदरक है, इन चीजों से भी परहेज रखना चाहिए। तो गर्म चीजों से जितना हम परहेज रखेंगे, जितना कम से कम लेंगे या तो नहीं लेंगे, तो उसका पहला फायदा होगा कि शरीर में से पित्त का शमन शुरू हो जाएगा। दूसरा चीज है, ऐसी चीजें लेना चाहिए कि जो पित्त का शमन करे और डायरेक्टली रक्त प्रवाह को बंद करे। तो तस्मई खीर आती है, मैंने जो पहले भी बताया, खीर लेनी चाहिए। दोपहर को तो हर रोज ऐसी महिलाओं को एक कटोरी भर के, कम से कम एक कटोरी भर के लेनी चाहिए। और भाद्र का महीना जो आता है, भाद्रपादा महीना और ज्येष्ठ महीना, ये दोनों में तो ज्यादा से ज्यादा दिन तक खीर का सेवन करना चाहिए। इसके साथ मैं एक और बात बताता हूँ। अब कुछ ही दिनों में, कुछ एक आध महीने के बाद चैत्र महीने की शुरुआत हो जाएगी हमारे वहाँ, चैत्री। तो हमारे गुजरात में बहनों के लिए एक व्रत चलता है जिसको अलूणा व्रत बोलते हैं। अलूणा, अलोनिया, अलूणा बोलते हैं। जिसमें जो माता बहनें होती है वो नमक का सदंतर त्याग करती है। कोई 7 दिन तक करती है, कोई 9 दिन करती है, कोई पूरा महीना नहीं लेती। और इसी दौरान वो सुबह सुबह नीम के जो मंजर आती, नीम मंजरी, नीम के फूल, उसको सुबह सुबह घोंट पीस के लेते हैं और पूरे दिन में नमक नहीं लेते हैं। तो उसके पीछे ये कहा गया है कि ये व्रत जो है स्त्रियों के लिए अति उपयोगी है। और इस व्रत का महिमा माता पार्वती जी ने बताया है। माता जी, जब भगवान शंकर बाहर से आए और माता जी के पास 2 बच्चे थे, बहुत कहानी हम सब लोगों ने सुनी होगी, गणपति जी और उसकी बहन ओखा। तो जब महादेव जी आए तो उनका रूप देखकर वो बच्ची घबरा गई और घर में जाकर नमक की जो कोटरी थी उसमें जाकर छिप गई। और गणपति जी तो वहीं, माता जी स्नान कर रहे थे तो पिताजी को अंदर आने नहीं दिया, तो वहीं पर उनका गला छेदन हो गया। जब माँ ने सब देखा, माता जी ने, तो उन्होंने ओखा को श्राप दिया कि तू नमक की कोठी में बैठ गई तो तेरा शरीर नमक की तरह बिल्कुल पिघल जाएगा। तो उसने गलतियों की माफी मांगी। तब जाके उसने कहा कि अगर श्री पर लगा ये कलंक, अगर ये कथा सुनेगी और 9 दिन या 10 दिन तक बिना नमक का भोजन करेगी, तो इस कलंक से, शरीर को पिघलने वाली जो व्याधियां है, इन सभी से औरतों को मुक्ति मिलेगी। हालांकि ये एक कहानी है, पर वो सही ढंग में गुजरात में इसलिए किया गई है। जो हमारे पुरातन वैद्य है, देहाती वैद्य, वो कहते थे कि अगर साल में एक हफ्ता भी इस चैत्र महीने में ये अगर प्रयोग किया जाए तो अत्यार्तव की जितनी भी बीमारियां हैं वो सब महिलाओं के लिए ठीक हो जाती है। मतलब ये एक एंटीडोट है, ये एक एंटीडोट है। तो चैत्र महीने में नमक लेना ही नहीं चाहिए। और आयुर्वेद ने भी कहा है कि भाई नमक सबसे ज्यादा पित्त को प्रकोपित करता है। ज्यादातर के मैं समुद्र नमक की बात कर रहा हूँ जो आजकल बाजार में मिल रहा है। तो समुद्र नमक से ही पित्त प्रकोपित होता है, ऐसा कहा। और नमक से भी पित्त का द्रव्यता बढ़, खून की द्रव्यता बढ़ती है और खून पतला होता है, तो निकलने की, मतलब प्रसारण होने की और केशवाहिनियां फूट कर बाहर बहने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो इन कथाओं के साथ अगर चैत्र महीना में अगर जो कुछ भी मेरी माता बहनें हैं, महिलाएं हैं, वो अगर ये व्रत कर लेंगी तो पूरी साल तक, एक साल तक उनको ये बीमारी से मुक्ति मिल जाती है। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमारा आयुर्वेद का जो मोटो है, स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम, ये इसी से होता है कि बीमारी होने के बाद औषधि ले, इससे अच्छा है पहले ही औषधि ले ले हम। तो
ये सबसे बढ़िया नुस्खा है इस रोग से मुक्ति पाने के लिए। दूसरा, ठंडी चीजों में केले हैं, केला केला अत्यधिक सेवन करें। सिंगाड़ा है, वो भी बहुत ही अच्छा है। हमारे वहाँ पेठे मिलते हैं गुजरात में, जो भुई कोला से बनते हैं पेठे। वो भी उनकी अच्छी औषधि के रूप में है, भोजन के रूप में भी ले सकते हैं। शतावर इस रोग की सबसे अमोघ औषधि है। इस अवस्था और इस रोग में शतावर का जितना भी प्रयोग किया जाए, उत्तम परिणाम मिलेगा इसमें। आप उसमें शतावर का चूर्ण भी ले सकते हो, शतावर की टैबलेट भी ले सकते हो, शतावर का धृत बनाकर भी ले सकते हो, या शतावरी ग्रैन्यूल्स आते हैं आजकल बाजार में। जो बहनें हैं, मतलब नाजुक टेस्ट की होती है, वो शतावर का टेस्ट सहन नहीं कर पाती, तो मिचलियाँ उल्टियाँ हो जाती है, उनके लिए बॉर्नविटा टाइप के शतावर के ग्रैन्यूल्स भी आते हैं, तो आप उसको दूध में डालकर भी पी सकते हो। तो शतावर इस रोग की सबसे बढ़िया चिकित्सा है। इसके सिवा एक हमारे घरेलू और देहाती चिकित्सा में है गुड़हल। गुड़हल का फूल, जापा कुसुम जिसको बोलते हैं, गुड़हल का फूल इस रोग की बहुत बड़ी औषधि है। एक फूल सुबह दोपहर शाम लिया जाए तो वो महामारी को तुरंत कंट्रोल कर देती है, और महामारी कम भी आती है, शरीर में पित्त का प्रकोप कम होता है। तो गुड़हल का फूल का यूज भी हम कर सकते हैं। तीसरा सबसे और अच्छा एक और चीज है, जो माता बहनें खेती से और कृषि से जुड़ी है, उन्होंने कभी वो द्रोह, जिसको हम दुर्वा के नाम से जानते हैं, द्रोह होती है, हरी हरी खेतों में लगती है, घास होती है, और गुजराती में इसको द्रोह बोलते हैं। तो दुर्वा, दुर्वा का रस, दुर्वा का जूस इतना अच्छा काम करता है, अगर सुबह दोपहर और शाम 3 टाइम दे दो, दूसरे दिन से खून प्रवाहित होना बंद हो जाता है। दुर्वा बिल्कुल निर्दोष है। आप उसको काट के ले आओ, पानी से बिल्कुल धो के साफ करके सिलबट्टे पे पीस लो, थोड़ी अंदर साकर डाल दीजिए या तो चीनी डालिए, फिर थोड़ा पानी डाल के छान के पी लीजिए। सुबह दोपहर शाम 3 ही टाइम पीना है, इतना शीतल है वो, तुरंत ही आपको इससे मुक्ति दे लेता है। तो ये दुर्वा भी हमारे घर की घरेलू औषधि है। ऐसे घरेलू औषधि है फिटकरी। फिटकरी को हम फुला कर रखेंगे, और उसमें से आधा आधा ग्राम दिन में 3 बार लेंगे तो वो भी खून बंद कर देती है। तो ये घरेलू चिकित्सा से हम काफी इन रोगों से निजात पा सकते हैं। और अगर शास्त्रीय औषधों से हम उसको देखेंगे तो क्षोणित गरलक रस करके आता है, जिसकी 2-2 गोलियां अगर दिन में 3 बार आप ले लो तो तुरंत ही खून बंद कर देती है। इसके सिवा पीपल की लाख आती है, वो भी खून बंद करती है। चंद्रकला रस करके एक औषधि आती है, 2-2 गोलियां अगर उसकी भी ले लो साथ में, तो वो भी उसको कम कर देती है। और लंबे अरसे तक, अगर 3-4 महीने तक चंद्रकला रस का उपयोग हो जाए, हालांकि बहुत शीतल है, इसलिए उसको संभाल कर यूज करो 2-3 महीने तक, तो बिल्कुल 3 महीने के बाद महामारी बिल्कुल कंप्लीट और नियमित रूप से आने लगती है। अशोकारिष्ट इसका अमोघ औषध है, अशोक अशोक का भी हम यूज कर सकते हैं। और इस रोग की एक और औषधि है गुलर, जिसको औदुंबर, ओम्ब्रो या गुलर बोलते हैं। वो इसमें बहुत अच्छा काम करते हैं। उसके फलों को भी खाया जा सकता है, उसकी छाल का चूर्ण बनाकर ले सकते हैं, उसकी छाल का उबाला लेके तो भी बढ़िया काम देता है। आंवला है, परमपित्त शामक है, आंवले का मुरब्बा ले सकते हो, आंवला और चीनी का चूर्ण बनाकर ले सकते हैं। यह सबसे अच्छी और बढ़िया चीज है। तो इन्हीं सब चीजों से हम आसान चीजों से, घरेलू चीजों से, स्वायत्त चीजों से इन्हीं रोग से मुक्ति पिला सकते हैं। एक और चीज है, जो नदी में सिवाल होती है या तो पानी के भरे टंके हो, उसमें काई या सिवाल होती है, अगर उसको भी ले लो और कपड़े में रख कर पेड़ों के आसपास रखोगे, पेड़ों के ऊपर रखोगे, तो वो भी तुरंत फायदा दिखाई देती है और
रक्त का प्रवाहित को बंद करती है। तो ऐसी कई घरेलू चीजें हैं जो इसमें हम यूज कर सकते हैं और इसका फायदा हम उठा सकते हैं। अब इसके बारे में और कोई प्रश्न हो तो हम इससे चर्चा कर सकते हैं। लोकेश जी, जिनको भी इनके बारे में चर्चा करनी है प्रश्न पूछ सकते हैं। हेलो हेलो। हाँ हाँ वे जी, जो भी भाइयों आप प्रश्न पूछ सकते हैं। अपने हैंड रेज करिए, किसी का भी हैंड रेज करिए कृपया। हेलो। हाँ जयपाल जी पूछिए। कमर दर्द के लिए हाँ पूछिए। कमर दर्द होती है बैक साइड, नीचे की ओर। किसको होती है? हम्म? मतलब महिला है या पुरुष है? महिला। महिला है। क्या क्या लुकोरिया या सफेद पानी की ऐसी कोई बीमारी तो नहीं है? नहीं। ऐसा नहीं है। तो आप वजन कितना है उनका? कितना? मतलब शरीर से मोटे तो नहीं है? नहीं नहीं। तो आप शतावर और अश्वगंधा दोनों मिलाकर एक एक चम्मच सुबह शाम दे सकते हो, शर्तिया इससे मिट जाएगा। सिर्फ 4 दिन रहती है समस्या। ये माहवारी के 4 दिन रहती है ना? हाँ। हाँ, तो इन दोनों चीजों को मिलाकर, माहवारी ज्यादा तो नहीं आ रही, नहीं। तो बस शतावर और अश्वगंध दोनों को मिला दीजिए समान मात्रा में, अच्छा। एक डिब्बी में भर के रख दीजिए और उसमें से आधा चम्मच सुबह शाम पानी के साथ दिया करें। तो कितने रोज लेना है ये? ये 1-2 महीना रोज लेना है। और साथ में चंद्र प्रभावटी करके एक टैबलेट आती है, अच्छा। वो एक एक गोली दिन में 3 बार लो। ठीक है। वो मतलब 30 दिन तक लेना है वो भी? 1 आध महीने 2 महीने तक जितना दर्द है, ज्यादा दर्द तो ज्यादा लेनी पड़ेगी, कम दर्द है तो कुछ 15 से 1 महीने में मिट जाएगा। ठीक है। धन्यवाद। हेलो। हेलो। है किसी का और प्रश्न है? और प्रश्न तो पूछिए भाइयों, अपने प्रश्न जल्दी। हाँ जी। हाँ जी है। हाँ पूछिए पूछिए। और पूछिए। जो महिला में जो सफेद पानी की दिक्कत है, इसका कोई अपना आयुर्वेदिक इलाज जी? देखो, ल्यूकोरिया की बहुत बड़ी दवाई आयुर्वेद में है। बड़े बड़े हाँ डॉक्टर जी। लोग भी बड़े बड़े डॉक्टर लोग भी जो है, जो अपने को इसका एक्सपर्ट मानते हैं, एलोपैथी दवाई देते हैं, वो भी छुपे तौर से आयुर्वेद की दवाई लिख कर देते हैं। तो इस रोग में आयुर्वेद सर्वश्रेष्ठ इलाज कर रहा है। वैसे जी आवाज नहीं आ रही। ऐसा है? अब आ रही है? नहीं सर, आ रही है जी, आ रही। हाँ, तो लुकोरिया के लिए हम आवाज एक आ रही अलग है आपकी वैसे तरफ अलग जी से। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही आपकी हमें। हेलो। आवाज आ रही है माता जी, आपकी तरफ से दिक्कत होगी माता जी, आवाज आ रही है। तो लुकोरिया के लिए हम एक अलग चैप्टर लेंगे लोकेश जी, शांति से एक दिन उसको भी देंगे। पर अभी अभी मैं एक इलाज जी छोटा सा बता रहा हूँ, छोटा सा इलाज बता रहा हूँ। जी जी जी। हम्म, तो वो है जिसको हम क्या शंख पुष्पी बोलते हैं। शंख पुष्पी को पहचानते हो आप सब? नहीं ना पहचानते जी, हो? हमने तो रक्षा। हाँ जी। हाँ हाँ। हाँ जी, तो मैं घर का प्रयोग बता देता हूँ, घर ही से हो जाए। खाने वाला जीरा ले लीजिए। खाने वाला हाँ जो जी। जीरा होता है, खाने का जीरा, और उसको साकर के साथ कूट पीस के चूर्ण बनाकर एक एक चम्मच सुबह शाम लिया करें। बढ़िया, ये ठीक है घरेलू जी। इलाज है।
अगली बार ऐसा होगा, लोकेश जी ऐसे करते हैं, अगली बार जब इसका चैप्टर लेंगे तो मैं कुछ जड़ी बूटियां साथ में रखूंगा और इस पर दिखाने की कोशिश करूंगा हाँ जी, सबको। हाँ, तो वो बढ़िया रहेगा कि सब पहचान लेंगे भी, चलो ठीक ये है जी। चीज। हाँ जी, ठीक है जी जी। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी 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 राज जी। जी राज जी। ये वैद जी, वैद जी नमस्कार। नमस्ते जी। आपने जो ये जीरा और शक्कर बताई, कितना कितना बराबर लेना है या कोई अनुपात इसका? बराबर भी ले लो तो चलेगा, अनुपात में जीरा ज्यादा होगा शक्कर कम होगी तो भी चलेगा, मतलब 1-1 ग्राम लेना है दोनों। जी धन्यवाद। जी जी। राज जी आप, हाँ भाइयों, आप लोगों के पास समय है थोड़ा, और 12 थोड़ी देर तक, तो आप पूछिए जो आपको पूछना है प्रश्न। वैद्य जी नमस्कार। नमस्ते बहन जी। हाँ जी, हाँ जी, पूछिए। ये महामारी कम हो जाए तब क्या करें? मतलब कम आती है? हाँ। मैं एक नुस्खा बताता हूँ उसके लिए। काले तिल ले लीजिए, हाँ जी। और अगर वो रेबिट्स, क्या बोलते हैं उसको, गाजर, गाजर बोलते हैं, गाजर ही बोलते हैं आप लोग। किस चीज को? हाँ गाजर, वैद जी गाजर, हाँ। हाँ, तो गाजर के बीज और काले तिल का काढ़ा बना लेना है। मतलब 10 ग्राम गाजर के बीज लेने हैं और 10 ग्राम काले तिल लेना है। उसको पानी में डाल के बहुत उबालिए, और जब आधा पानी रह जाए तो उसमें थोड़ा गुड़ मिलाकर छान के गरम गरम पी लीजिए। एक एक गिलास पानी में और कितने दिन पिए इसको? इसको 2-3 महीने आप लगातार लेते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, माहवारी बिल्कुल क्लियर आएगी और प्रमाण सर आएगी। जैसे इसके माहवारी माहवारी नियमित आने लगी, प्रमाण सर आने लगे, तो उसको बंद कर देना है। अच्छा, धन्यवाद। जी जी। मूली के बीज नहीं है जीतू भाई जी का? मूली के भी कोई लोग डालते हैं, लेकिन गाजर के बीज थोड़े गर्म होते हैं और उस आ, आ, वो आर्तव को प्रभावित करने वाले चीजों में से है काले तिल सोना नहीं, तुम क्या कर और रही है? गाजर के बीज। जाओ तुम फ्रेश हो बेटा, फिर हाल शास्त्रों में होते तो ये शास्त्रों हर में शास्त्रों में हैं। हाँ, इसीलिए कहानी कहा सुनाएगी। कि सगर्भा बहनों को इसका यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि गर्भ को गिरा देता है, उतना गर्म होता है। हर रोज पीना है? हाँ, हर रोज पीना है, हर रोज सुबह सुबह एक बार ले लेना है। गिलास पानी में बस, तो आधा गिलास जब रह जाए। हाँ, 1 गिलास पानी लो और आधा गिलास रह जाए तब छान के थोड़ा गुड़ मिला दो और पी लो। ठीक बात। जी जी। हाँ सोनू जी, आपका हो गया था, आपने हैंड रेज कर रखा है। और किसी भाई का प्रश्न है तो प्रश्न अपना पूछिए। काफी महत्वपूर्ण वो है, मौका है, तो आप पूछ सकते हैं इस समय, क्योंकि अलग अलग समस्याएं होती हैं, लोग अलग अलग ग्रुप में पूछते हैं फिर, तो ये एक बहुत अच्छा होता है, प्रमाणता, प्रमाण के साथ में आपको उत्तर मिलता है, तो आप पूछ सकते हैं। हेलो वैद जी, हाँ, नमस्ते। हाँ जी। नमस्ते नमस्ते जी। मेरी माताश्री को पीरियड्स वगैरह ज्यादा आ रहे हैं। टाइमिंग जो होती है ना, जी, जैसे 12-15 दिन के बाद आ जाते हैं, तो कोई चिंता का विषय तो नहीं है? उम्र कितनी है? उम्र उनकी 50 साल के आसपास है सर।
कोई अल्ट्रासाउंड करवाए? अल्ट्रासाउंड तो करवाया था, उसमें तो नॉर्मल बता रहे हैं। तो बस कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस ये गुड़हल के फूल देते रहिए। गुड़हल के फूल। हाँ, और माहवारी में एक चीज अगर 50 के आसपास है तो हम उसकी भी बाद में चर्चा करेंगे, वो होगा मोनोपॉज पीरियड। जब अच्छा। मेनोपॉज आता है तो ये दिक्कतें रहती है। कभी कभार बिल्कुल नहीं आता, कभी कभार इतना आता है कि महिला घबरा जाए उतना आने लगता है। हाँ हाँ वैद्य जी, ऐसा ही कुछ है। तो वो मेनोपॉज में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो ये सब दिखने में मिलता है। अच्छा, तो ये जैसे कि हर 15 दिन के बाद आ जाता है? तो आप कुछ भी मत करो, बस मैंने कहा वो गर्म चीजें खाने की बंद कर दीजिए, और गुड़हल का फूल एक सुबह शाम चबा लीजिए और ऊपर से पानी पी लीजिए। ठीक है वैद्य जी, धन्यवाद। धन्यवाद। वैद्य जी, जैसे चिड़चिड़ापन हो जाता है माहवारी के दिनों में, बहुत गुस्सा आता है, वो उसके लिए भी कुछ बता दीजिए। मतलब उम्र कितनी? और 40 के पार है, तो वो भी मोनोपॉज पर में आता पड़े, मोनोपॉज पीरियड नहीं, में। आता गुस्सा हाँ जी, बोलिए बोलिए। शुरू से ही आता है गुस्सा। जब जब से 20 साल के भी थे ना, तब भी आता था, और अभी भी आता है। वो इसकी वजह दो चीज होती है, एक तो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, और दूसरा शरीर उसमें थका सा मालूम होता है, थका थका सा। तो इस दोनों वजह से काम करने की जिम्मेदारी बढ़ी रहती है, ये सब होता है, तो उसकी वजह से थोड़ा चिड़ियापन बढ़ ही जाता है। तो आपको क्या करना चाहिए नहीं उसी। हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं, चिड़चिड़ापन या गुस्सा तो आता है, पर जैसे आप कह रहे हैं ना, थकावट वगैरह बिल्कुल नहीं है। नहीं है तो आप ऐसे। ठंडी ना हाँ जी, सेवन ज्यादा। हाँ जी। तो आप ऐसे करो, बाजार से आपको शंख पुष्प भी मिल जाएगी, अच्छा। और सिंगाड़े का आटा मिल जाएगा, या तो सिंगाड़े सूखे मिल जाएंगे। हाँ जी। तो शंख पुष्पी का हाँ चूर्ण जी। 50 ग्राम ले लीजिए, और 50 ग्राम सिंगाड़े का आटा उसमें मिला दीजिए। अगर टेस्ट अच्छा नहीं लगे तो हाँ जी। हाँ, उसमें स्वाद अनुरूप हम थोड़ी शक्कर डाल सकते हैं, या तो चीनी बिल्कुल पीस के डाल सकते हैं। और 1 चम्मच सुबह शाम आप गाय के दूध से लिया करें। अच्छा। हाँ, तो इससे मन बिल्कुल शांत हो जाएगा, चिड़चिड़ापन कम हो जाएगा। शंख पुष्पी जो है वो दिमाग को बिल्कुल शांति प्रदान करती है, पित्त का शमन करती है, और बुद्धि को स्थिर करने वाली है। उसमें हालांकि ब्राह्मी का काम भी वही है, पर ब्राह्मी जो है वो पित्तज है, पित्त को बढ़ाती है, थोड़ी उष्ण है। और शंख पुष्पी बहुत शीतल है, तो ये इन दिनों में शीतल चीजों का सेवन करना ही अच्छा है। पर अगर जैसे शंख पुष्पी लेंगे, माहवारी कम है, तो फिर शंख पुष्पी से कम नहीं हो जाएगी माहवारी? ना, नहीं होगी, नहीं होगी, ये नहीं होगा। वो शीतल जरूर अच्छा, है, तो शंख पुष्प। वो शीतल जरूर है, लेकिन माहवारी में रुकावट डालने वाली नहीं है। अच्छा, सिंगाड़े का आटा कितना डालें इसके अंदर? मानो कि 50 ग्राम शंख पुष्पी का पाउडर है तो 50 ग्राम सिंगाड़े का आटा डाल सकते हो। मतलब दोनों ठीक है। समान मात्रा में लेना है। हम्म। और कितना महीने? ये देखो, शंख पुष्पी इतनी अच्छी चीज है कि अगर लंबे अरसे तक लोगे तो दिमाग को इतना शार्प बनाएगी, इतना तेज बनाएगी। तो बड़ी उम्र में होने वाले अल्जाइमर डिसीज है, भूल जाना है, नींद कम आनी, इन सब चीजों का सॉल्यूशन शंख पुष्पी से होगा। और ये आदत डाल देने से काफी सारे अच्छे फायदे मिलते हैं, तो लंबे अरसे तक लेने में उसमें कोई नुकसान नहीं है। काष्ठ औषधि जो है, काष्ठ औषधियां जो होती है, और जो जो हमारे घर के आसपास मिल जाती है, वो लंबे अरसे तक लेने से फायदा ही फायदा करती है, उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होते। प्रणाम वैद्य गुरुजी। जी, शंख पुष्पी का क्या लेना है ये? शंख पुष्पी का चूर्ण, उसको कूट छान के पाउडर बना लेना है। उसकी जड़ का?
पंचांग का, पूरे पंचांग का। पंचांग का, अच्छा। हाँ। अगली बार जब हम लेंगे ल्यूकोरिया का तो उसमें सब जड़ी बूटियां मैं साथ में रखूंगा, थोड़ा चित्र भी दिखाऊंगा, कोशिश करूंगा कि सबकी समझ में आ जाए। जी जी जी। प्रणाम गुरु जी। नमस्ते जी भैया। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे पीठ शामक के लिए जौ का आटा ले सकते हैं? हाँ जी, ले सकते हो, पर हालांकि तो जौ जौ थोड़ा रुक्ष है। गेहूं के प्रमाण में जौ थोड़ा रुक्ष है। तो तो उनको दोनों को मिश्रण करके ले सकते हैं, गेहूं और जौ के आटा, दो हाँ, तीन वो रोटी। मिश्रण करके ले सकते हो। धन्यवाद। मक्का भी ले सकते हो, ज्वार भी ले सकते हो। हालांकि बाजरा इसलिए कि वो उष्ण प्रकृति का है, इसलिए उसकी मना करते हैं। मोटे अनाज में जैसे ज्वार है, वो ठंडी होती है। हाँ, ठंडी ठंडी कोई भी धान्य हम ले सकते हैं। भाइयों कोई प्रश्न है तो जल्दी से पूछिए, फिर 2 मिनट का समय है केवल सत्र के समापन के लिए। आप लोगों के पास कुछ प्रश्न है तो कृपया पूछिए। वैद्य जी, आप अपनी तरफ से ही कुछ 1-2 मिनट के लिए अपनी कुछ और आपको समझ में आती हो इससे संबंधित बीमारियां होती हैं जो, उन पे प्रकाश डाल दीजिए, उनकी कुछ औषधि बता दीजिए। जी जी, चलो चलो, उनके बारे में बात कर लेते हैं कुछ या ना एक कुछ। मैं एक एक मेरे दिमाग में आ रही है, मैं उसमें पूछना हाँ चाहता बोलिए, हूँ, जैसे बोलिए पातरंगा बोलिए। सब है। हाँ, हाँ पतरंगा सब, हाँ जी। हाँ, तो ये पातरंगा सब किस किस स्थिति में काम करता है, थोड़ा इस पे प्रकाश डाल दीजिए। पतरंगा सब भी काफी अच्छा चीज है, बहनों को, महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा उसका प्रभाव मिला है। ज्यादातर वैद्य उसको दशमूलारिश के साथ काफी सारी बीमारियों में इसका यूज करते हैं। पतरंगा सब इन सभी चीजों में जहां पर भी ले लगे कि महिलाओं को बीमारी है, कोई दवाई समझ में नहीं आ रही, मानो कि कभी ऐसी स्थिति होती है कि कोई दवाई दिमाग में नहीं चढ़ रही है, तो आप पतरंगा सब उसमें छूट से यूज कर सकते हो किसी भी दर्द में। महिलाओं के लिए दशमूलारिश और ये दोनों चीज। हाँ, दशमूलारिश अर्थों में नहीं देना चाहिए, बाकी हर चीजों को छोड़कर इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है। ज्यादातर मैं ये कहूंगा कि अगर दशमूल अच्छे मिल जाए, अच्छे और सही और सच्चे मिल जाए, तो महिलाओं का कोई दर्द लगभग लगभग नहीं ठहरेगा। महिलाओं में कोई दर्द ही नहीं रहेगा। इतनी अच्छी बीमारी के लिए दशमूल बहुत ही अच्छा प्रभावी औषध है। और पतरंगा सब उसके साथ अगर मिलाया जाए तो सोने में सुहागा मिल जाता है। हाँ, ये दशमूल किस अवस्था में मना किया आपने? अति आर्ता हो तो नहीं देना चाहिए बस। जी ये जी अभी जी जब से इसकी चर्चा चल रही है हैवी ब्लीडिंग में। जी 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 जी। और वैद्य जी, ये जैसे पातरंगा सब है, तो ये पातरंगा हम्म, सब उस अवस्था में भी ले सकते हैं जब पीरियड्स की अवस्था है हाँ तो? हाँ 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 अच्छा, हाँ। ठीक है ठीक है। और उस समय मतलब दर्द है या कोई भी है तो उस अवस्था में ये सेफ रहेगा, दर्द हाँ, को सेफ कम रहता करेगा। है, कम करता है। हम्म। इसकी विधि क्या रहती है लेने की? मतलब आसव या अरिष्ट जब भी लेने हैं, हम्म, सीधा सीधा उसको नहीं लेना चाहिए, उसमें कुछ पानी मिला लेना चाहिए। मतलब हम्म, 2 ढक्कन अगर दवाई लेनी है तो 2 हम्म, से ज्यादा, 2 या 4 या 6 या 8 ढक्कन उसमें पानी मिला दो। हालांकि थोड़ा डाइल्यूट करना पड़ेगा क्योंकि उसमें थोड़ा सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल होता है। तो उसको उसका डाइल्यूट करने के बाद हम लोग ज्यादातर मैं निहार पेट ही देता हूँ, भूखे पेट देने की कोशिश कराता हूँ। लेकिन जिसको पित्त है, अल्सर है या पेट में जलन होती है, उसको भोजन के बाद लेना चाहिए। जी 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 क्योंकि वैद्य। आसावरिश, लोकेश जी, आसावरिश जो है हाँ हाँ
वो एक किस्म के अल्कोहल ही तो है, रो रो हाँ। अल्कोहल है। हम्म। तो वो भूखे पेट जितने लिए जाएंगे तो वो उतना ही ऑब्जर्व हो जाते हैं और तुरंत ही हमारे खून में मिल जाते हैं। जी। जी। आशा अरेस्ट से किसी को कोई एलर्जी या किसी केस में थोड़ा सा लेने पे सावधानी कुछ ऐसा है क्या? हाँ, आसावरिष्ट थोड़े उष्ण प्रकृति के होते हैं और अल्कोहल होते हैं, तो जिनको अल्सर होता है, अगर हम्म वो अंदर क्या बोलते हैं उसको, ओजरी या तो स्टमक, हम्म जिसको पेट का अवयव कहा जाता है, उसमें अगर अल्सर है, ड्यूरोनल अल्सर है, या हम्म आंतों में कहीं अल्सर है, अल्सर का मतलब कहीं घाव है, कोई चांदा हो गया है, तो उसमें हम्म उसको नहीं सेवन करना चाहिए। और किसी की पित्त प्रकृति है ज्यादा, हाँ या जिसको हाँ ज्यादा थोड़ा सा गर्मी बढ़ी रहती है शरीर में, तो उनको भी हाँ, थोड़ा ध्यान रखना है क्या? उनके लिए ठंडे आसव आते हैं, हाँ, ठीक है। जैसे औदुंबर से बनी हुई चीजें ले सकते हैं, औदुंबर आसव ले सकते हैं, उसीर हम्म, आसव ले सकते हैं, उसीर जिसको हम सुगंधी वाला बोलते हैं, उसीर से बना हुआ, वो भी पित्त का और गर्मियों का शमन करता है। ठीक है, ठीक है। पर ठीक है भाई जी। जिनमें पित्त है, गर्मियां है, उनको आसव बिल्कुल सम्मान पूर्वक लेना चाहिए। आपकी बात सही है। जी भाई जी। रक्त प्रदर रस होता है दत्त जी, उसके विषय में बताओगे थोड़ा सा? किसके? रक्त प्रदर रस। ये रक्त प्रदर के लिए, ये अत्यार्थ जिसको आपने बोला उसको ही रक्त प्रदर बोलते हैं कहीं पर। नहीं, ये रक्त प्रदर रस बोल रहे हैं शायद, हाँ, रक्त कोई प्रदर दवा रस। की। हाँ 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 हाँ। हाँ हाँ। रक्त रक्त, पदरांतक रस के नाम से आता है जो। हाँ, रक्त प्रद्रांतक रस से भी आता है। वो भी हैवी ब्लीडिंग का कम करने के लिए यूज होते हैं। हाँ, रक्त प्रदर रस नाम से दो चीजें जानी जाती। हम गुजराती वैद्य जो है, रक्त प्रदर रस में क्या चीज देते हैं, मैं आज बात नहीं के लिए बता देता हूँ। हम लोग फूली हुई फिटकरी लेते हैं एक भाग, और दो भाग लेते हैं गेरुआ। गेरुआ मिट्टी आती है, जिसको स्वर्ण गेरू या सोना गेरू बोलते हैं। तो वो सोना गेरू दो भाग लेते हैं, और फुली फटकरी एक भाग लेते हैं, और दोनों को बिल्कुल घोंट पीस के एक जान कर लेते हैं, और फिर उसकी 2-2 ग्राम की पुड़िया देते हैं। तो हमारे वो रक्त प्रदर रस के नाम से इसी को दिया जाता है। तो वो भी माहवारी है, हेवी ब्लीडिंग है, नक्सीर फूटती है, कहीं से खून जा रहा है, ये अंदरूनी अवयव में कहीं ब्लीडिंग हो रहा है, तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया काम करता है। हालांकि पाइल्स के ब्लीडिंग में भी वो अच्छा काम दे रहा है। जी जी। जी भैया जी। अब हम सत्र को समापन करते हैं क्योंकि समय हो गया है। शैली जी कुछ पूछना चाहते वैद्य जी एक हैं? हाँ, कुछ ये वैद्य जी आखिरी। बस एक चीज हाँ, हम्म, बोलिए बोलिए बोलिए, कोई बात नहीं। कि महामारी में क्या कई लोग नहाने को मना करते हैं, और या फिर कई लोग कहते हैं कि पेड़ों पे जैसे अगर कम ब्लीडिंग है तो गर्म कपड़ा लगाएं। जी जी। ये भी इस पे थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। अगले सत्र में हमने कहा था कि भाई माहवारी में स्नान नहीं करना चाहिए, मतलब शीतल जल से तो कभी नहीं करना चाहिए। अगर जरूरी है हाँ। तो सर तो कभी नहीं धोए, 3-4 दिन तक सर नहीं धोना है, बिल्कुल गर्म या ठंडा पानी से। अगर जरूरी है तो आप गर्म पानी से स्नान कर सकते हो, मतलब गर्म पानी का यूज हम कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, और पेड़ों पे जो गर्म कपड़ा। हाँ, वो रख सकते हो, गरम ठंडा। कोई लोग उसमें नेचुरोपैथी वाले वो गरम ठंडा सेक करते हैं, या तो कटी स्नान देते हैं गरम ठंडा पानी का, या तो कम माहवारी हो तो गर्म पानी हम्म, से सिकाई करती है। कष्टार्थ होता है जब बहुत दर्द तेज होता है, तो भी हम गर्म कपड़े से सिकाई करते हैं, या तो गर्म पानी के टब में महिला को बिठाते हैं, तो वो बैठ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। पानी गर्म होना चाहिए। ठीक, धन्यवाद। जी वैद्य जी, अब सत्र को मोहन जी, मोहन राव जी पूछ रहे हैं कुछ। हाँ मोहन राव जी, नहीं नहीं,
कुछ नहीं पर हाँ मोहन जी। बोलिए बोलिए, नहीं नहीं पूछ रहा, कुछ कुछ नहीं। ठीक है, आप अपना माइक ऑफ रखिए। ठीक है, अब सत्र को समापन करते हैं। जो भी प्रश्न है, किसी के भी प्रश्न आ रहे हैं दिमाग में, तो वो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं वैद्य जी को व्हाट्सएप कर दूंगा। अगली बार भी रहेगा लिकोरिया के ऊपर, जी जी मैम। तो उस पे फिर आगे चर्चा करेंगे। और उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण सत्र आने वाले हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। वैद्य जी किस प्रकार से गर्भ संस्कार की विधि हो, जी और उसके साथ में किस प्रकार से अच्छे से गर्भ हाँ, धारण, अच्छी संतान प्राप्ति, अच्छी संतान प्राप्ति हो, इन सब के लिए प्रकाश डालेंगे। और इसमें आपके लिए काफी अच्छा आपको मतलब मिलने वाला है। क्योंकि क्या होता है कि ये जैसे बहुत सारा आप देखेंगे, बहुत सारे लोग आध्यात्मिक लोगों के संपर्क में आते हैं, कोशिश करते हैं कि हम अच्छी संतान को जन्म दें, लेकिन जी जी जी, एक उचित सामंजस्य बना नहीं पाते अपने जीवन सही में। बात है, सही बात है। तो एक पहले से ही आपके दिमाग में रहेगा कि ये चीजें क्यों होनी चाहिए, क्या क्या इसके लिए करें, अपने आप को शोधन कैसे करें। तो मुझे लगता है हाँ बहुत अच्छा मौका है, और इसका हम थोड़ा प्रचार भी करेंगे कि वैद्य जी से समय ले लेंगे, ये कब होगा। तो इसके लिए आप लोगों को काफी एक अ, समाज निर्माण में, और आपका जो वास्तविकता है ना कि हमने कुछ समाज के लिए अच्छा करने की कोशिश की है वास्तविकता में, तो ये हमारा पहला प्रयास होगा जी उसके लिए। जी जी, सही तो, बात तो वैद्य जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो है। जी आपने महत्वपूर्ण समय निकाला। और जी जी शब्दों से तो वैद्य जी ये सब चीजों की बहुत छोटी हैं। मैं जो आपको धन्यवाद ज्ञापन कर रहा हूँ या जो कुछ भी है, ये नहीं चीज नहीं, के कोई शब्द काफी नहीं है। धन्यवाद। इट्स माय ड्यूटी, मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे पास जो ज्ञान है वो किसी दूसरे का दिया हुआ है लोकेश जी, जी दूसरे जी से मेरे पास आया, मैं आपको दे रहा हूँ। ये हमारी परंपरा का वहन करना हम सभी की फर्ज है। जी जी, हालांकि मेरी बिल्कुल। भाषा थोड़ी गुजराती भाषा रहती है, तो समझने में आप सबको दिक्कत आएगी नहीं नहीं, कुछ आपकी शब्द हिंदी में। अच्छी है, आपकी हिंदी बहुत अच्छी फिर है। भी कोशिश करेंगे कि अच्छी हिंदी से सबको समझाए। फिर भी कुछ हुआ है तो हम क्षमा चाहते हैं। जय जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद। सजा लेते हैं भैया सबकी। जय धन्यवाद जी, जय धन्यवाद। धन्यवाद। बंदे को मातरम। नमस्ते भैया, बंदे को मुरलीधर। मातरम। जी जी।